चैप्टर 26 हीरो की फैमिली का टकराव। दोस्तों, अब कहानी का रुख मोड़ लेता है हीरो आदित्य की फैमिली की तरफ। शाम का समय था। राजमहल जैसे रॉय मैंशन के विशाल हॉल में सोफे पर बैठी थी आदित्य की दादी गुलाबी देवी। उनके हाथों में एक बड़ी सी डायरी थी जिसमें वे गेस्ट लिस्ट चेक कर रही थीं। चारों तरफ रॉयल थाट बार्थ, पर उनके चेहरे पर चिंता और जिम्मेदारी की झलक साफ दिख रही थी। अभी टक 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 हाई हील्स की आवाज गूंजती है। गुलाबी देवी नजर उठाती हैं और सामने खड़ी होती है राखी रॉय, यानी आदित्य की मां। राखी रॉय बेहद खूबसूरत महिला थीं। उम्र भले ही 47 साल थी, पर उनका अंदाज और चेहरे का तेज ऐसा था मानो 35 से ज्यादा की न हो। उनका व्यक्तित्व अब भी राजसी और रौबदार था। वो गुस्से में आगे बढ़ी और तेज आवाज में बोलीं, दादी माँ, ये आपने कैसे कर दिया? आपने मेरे बेटे की शादी किसी गंवार और मिडिल क्लास लड़की से कैसे तय कर दी, वो भी बिना मुझसे पूछे? आप जानती हैं हमारे समाज में लोग क्या कहेंगे? मैं अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का सामना कैसे करूंगी? गुलाबी देवी ने बिना गुस्साए ठंडी लेकिन दृढ़ आवाज में कहा। राखी, तू कब से इतनी चिंता करने लगी अपने बेटे की? मैंने आदित्य से खुद पूछा है और उसे वो लड़की पसंद है। जब मेरे पोते को कोई दिक्कत नहीं है तो तुझे क्यों है? राखी रॉय हंसकर बोली, माँ, आप समझ क्यों नहीं रही हैं? आदित्य आपसे बहुत प्यार करता है। मजबूरी में हाँ कर दी होगी उसने। और फिर आदित्य रॉय जैसी शख्सियत को क्या कोई मिडिल क्लास लड़की संभाल पाएगी? असंभव। गुलाबी देवी का चेहरा सख्त हो गया। लगता है तू अपने बेटे को अब तक समझी ही नहीं। जो आदित्य पूरे बिजनेस वर्ल्ड को अपने इशारों पर चला सकता है, उसे कोई मजबूरी में झुका सकता है? अगर उसने हाँ कहा है तो अपनी मर्जी से कहा है। तभी पीछे से भारी और सख्त आवाज गूंजती है। बस। सबकी नजरें मुड़ती हैं और सीढ़ियों से उतरता हुआ आता है आदित्य रॉय। उसकी आंखों में गुस्से की ज्वाला थी। वो सीधा अपनी मां के सामने आकर कहता है, मुझे बर्दाश्त नहीं कि कोई मेरी दादी मां से ऊंची आवाज में बात करे, चाहे वो कोई भी हो, यहां तक कि मेरी मां भी। पूरा हॉल एक पल को शांत हो गया। तभी आदित्य के पिता कमलेश रॉय वहां आए और बोले, आदित्य, ये क्या तरीका है अपनी मां से बात करने का? आदित्य का गुस्सा और भड़क उठा। उसकी मुठियां कस गईं। वो झगड़ा नहीं चाहता था, लेकिन माँ बाप की बातों ने उसके पुराने जख्म को रेत दिए। वो पीछे मुड़ा और लगभग जाने ही वाला था कि उसकी माँ ने फिर कहा, बेटा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इतनी बड़ी शख्सियत हो। मैं तुम्हारे लिए हजारों बेहतरीन रिश्ते ला सकती हूँ। मैं चाहूँ तो तुम्हारे लिए अभी डेट भी अरेंज कर दूँ। बस इस मिडिल क्लास लड़की को छोड़ दो। बस इतना सुनना था कि आदित्य का गुस्सा हद पार कर गया। वो पीछे मुड़कर अपनी मां की आंखों में आंखें डालकर बोला, मिसेज राखी रॉय, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। आप मेरी मां हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी जिंदगी के फैसले लेंगी। मेरी जिंदगी में न आप कभी एक्सेस रखती थीं, न अब रखेंगी। और हाँ, मेरी दादी मां से अगली बार अगर ऊंची आवाज में बात की तो बर्दाश्त नहीं होगा। कमलेश रॉय ने बीच में टोकने की कोशिश की। आदित्य, तू अपनी मां से ऐसे कैसे? आदित्य चीख पड़ा, माँ बाप बनने का हक आपने उसी दिन खो दिया था जब रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की बजाय आप दोनों अपने अपने काम और शोहरत में डूबे थे। आपकी अनदेखी ने मेरी जिंदगी से किसी को छीन लिया और आज आप मुझे सिखा रहे हैं कि कैसे जीना है। माफ कीजिए, लेकिन मेरी जिंदगी मेरे फैसले से चलेगी, आपके आदेश से नहीं। उसकी आवाज में इतनी कड़वाहट और दर्द था कि माहौल भारी हो गया। आदित्य ने आखिरी बार सबको घूरा, फिर तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। पीछे गुलाबी देवी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर हल्की मुस्कान। यही है मेरा पोता, जो किसी के दबाव में झुकता नहीं। दोस्तों, दादी और मां से हुई उस भयानक बहस के बाद आदित्य तेज कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसकी आंखों में आग थी, चेहरा गुस्से से लाल। जैसे ही वो कमरे तक पहुंचा, उसने दरवाजा जोर से बंद किया, धड़ाम, और पूरा महल उसकी गूंज से हिल गया। वो बेकाबू था। कमरे में रखी चीजें एक एक करके हवा में उड़ने लगीं। कभी कुर्सी, कभी लैंप, कभी फाइलें, सब फर्श पर बिखर गईं। उसके अंदर का तूफान थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर उसने एक गहरी सांस ली और अलमारी के उस हिस्से को खोला जहां महंगी ड्रिंक्स का कलेक्शन रखा था। बिना सोचे समझे एक बोतल निकाली और सीधे मुंह से पीने लगा। शराब उसके गले से ऐसे उतर रही थी मानो वो पानी हो, पर फिर भी दिल की आग बुझ नहीं रही थी। गटक गटक, घूंट दर घूंट वो अंदर उतारता चला गया। अचानक उसकी आंखें बंद होने लगीं, और जैसे ही पलकें झुकीं, उसे एक अजीब सा फ्लैशबैक दिखा। एक नन्हा सा बच्चा
शायद 5 साल का। उसकी गोदी में एक 1.5-2 साल की छोटी सी बच्ची थी। वो मासूम अपनी छोटी छोटी उंगलियों से उसके चेहरे को पकड़ रही थी और कुछ तोतली भाषा में कहने की कोशिश कर रही थी। उस बच्चे के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे दुनिया की सारी खुशियां उसके पास हों। अचानक दृश्य बदलता है, खुशनुमा चेहरा डर में बदल जाता है। हर तरफ सिर्फ लाल लाल खून, सन्नाटा, और फिर वही छोटा बच्चा एक दिल दहला देने वाली चीख मारता है, नहीं, नहीं। आदित्य की सांसें तेज हो गईं। उसने झटके से आंखें खोलीं, उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थीं। पसीना माथे से बह रहा था और उसकी छाती तेजी से उठ गिर रही थी। उसका गला सूख चुका था। उसने बोतल को दूर फेंक दिया, लेकिन शराब भी उसे वो सुकून नहीं दे पा रही थी जिसकी उसे तलाश थी। आदित्य ने दोनों हाथ अपने सिर पर रख लिए और जमीन पर बैठ गया। उसका दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था। वो अतीत की उस पीड़ा से भाग नहीं पा रहा था जो हर वक्त उसे नोचती रहती थी। और तभी उसके दिमाग में एक चेहरा उभरा, पंखुड़ी का चेहरा। उसकी हंसी, उसकी मासूम आंखें, उसकी नटखट बातें, सब एक एक करके सामने आने लगीं। बस पलक झपकते ही उसका गुस्सा ठंडा होने लगा। आदित्य बुदबुदाया, पंखुड़ी, तुम मेरे लिए दवा हो। पंखुड़ी, तुम मेरे लिए दवा हो। तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तुम अब मेरी जरूरत नहीं, मेरी जुनूनियत बन चुकी हो। एक पल भी तुमसे दूर रहना अब मेरे लिए नामुमकिन है। उसकी आंखें बंद हो गईं। गुस्से और शराब से टूटा हुआ आदित्य आखिरकार कमरे के सोफे पर गिर पड़ा। थोड़ी ही देर में उसकी सांसें धीमी हो गईं और वो गहरी नींद में चला गया। आगे क्या होगा, स्टोरी में बने रहिए। जानने के लिए जुड़े रहिए। द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल। चैप्टर 27। पंखुड़ी की मासूम सुबह। हल्की हल्की सी धूप खिड़की के झरोखों से छनकर कमरे में उतर रही थी। वही सुनहरी किरणें धीरे धीरे जाकर एक मासूम सी लड़की के चेहरे पर पड़ीं। उसकी लंबी पलकों पर जब रोशनी पड़ी तो उसने उनींदी सी आंखें मिचमिचाईं और धीरे धीरे उन्हें खोला। वो कोई और नहीं, हमारी प्यारी सी हीरोइन पंखुड़ी थी। रात भर पढ़ाई करते करते उसकी नींद सुबह तक खींच गई थी। जैसे ही उसने बगल में रखी घड़ी देखी, चौंक कर उठ बैठी। हे भगवान, इतनी लेट, अब तो मम्मी पक्का डांटेंगी। और फिर क्या था, कभी यहाँ भागना, कभी वहां दौड़ना, जैसे घर में कोई तूफान आ गया हो। कपड़े उठाए, सीधे बाथरूम की तरफ भागी और शॉवर के नीचे खड़ी होकर झटपट नहा डाली। कुछ ही मिनटों में वो ताज़ा होकर बाहर निकली। अब बारी थी ड्रेस चुनने की। उसने अपनी अलमारी खोली और एक प्यारा सा ग्रीन कलर का सलवार सूट निकाला। उसके साथ मैच करती हुई हल्की सी चुनरी और खुले बालों में हल्का सा डिज़ाइन बनाकर वो बिल्कुल गुड़िया जैसी लग रही थी। मेकअप से उसका कोई खास लेना देना नहीं था, इसलिए बस एलोवेरा जेल और होठों पर हल्का सा बाम लगाकर उसने खुद को तैयार कर लिया। चेरी ब्लॉसम सीन। नाश्ते की टेबल पर पंखुड़ी नीचे आई और जोर से आवाज दी, पापा, पापा। पंखुड़ी ने झट से फोन उठाया और डायल कर दिया। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ, उधर से उसके पापा की हंसी भरी आवाज आए, मुझे पता था मेरी गुड बाय किस के बिना तू चैन से नहीं बैठेगी। पंखुड़ी ने नाक सिकोड़ते हुए प्यारे अंदाज में कहा, पापा, आप कैसे जा सकते हैं बिना मेरी गुड बाय के। चलो, अब की बार माफ किया। थोड़ी देर तक दोनों हंसी मजाक करते रहे और फिर कॉल कट गया। पंखुड़ी खुशी खुशी हलवा खाने लगी और टीवी पर टॉम और जेरी देखने लगी। तभी वर्षा जी उसके पास आकर बैठ गईं और बोलीं, बेटा, अभी अभी दादी माँ का फोन आया था। उन्होंने दोपहर 2 बजे मॉल बुलाया है, शादी की शॉपिंग के लिए। पंखुड़ी चौंक गई, क्या, मेरी शादी की शॉपिंग? पर पैसे तो मुझे खर्च करने चाहिए ना। फिर दादी माँ क्यों? वर्षा जी मुस्कुराईं, ये उनकी इच्छा है। वो चाहती हैं कि तुम्हारा सगाई का लहंगा और शादी का लहंगा उनकी पसंद से चुना जाए। आखिर उन्हें अपनी बहू को सबसे खूबसूरत देखना है। पंखुड़ी धीरे से बोली, ठीक है, लेकिन तभी वर्षा जी ने एक और बात बताई, और हाँ, तुम्हें लेने खुद आदित्य आएंगे। ये सुनते ही पंखुड़ी को पिछली रात की बातें याद आ गईं। उसकी सांसें हल्की सी अटक गईं, चेहरे पर हल्की सी घबराहट और नटखटपन दोनों थे। वो मन ही मन बुदबुदाई, ओह नो, फिर से उस डेविल का सामना करना पड़ेगा। अगर उसने मुझे परेशान करने की कोशिश की, तो इस बार मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। टीवी ज्यादा देर देखने का टाइम पंखुड़ी के पास नहीं था। जल्दी ही वो उठकर अपने कमरे में चली गई और किताबों में डूब गई। आखिरकार उसे नेट की तैयारी करनी थी, उसके लिए पढ़ाई ही सब कुछ थी। और जब पंखुड़ी पढ़ने बैठती, तो उसे आसपास की दुनिया का होश ही नहीं रहता। इसी तरह पढ़ते पढ़ते दोपहर का 1 बज गया। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुला और वर्षा जी अंदर आईं। वर्षा जी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे पता था तू फिर से किताबों में खोई रहेगी। बेटा, तुझे याद है ना, आज शॉपिंग पर जाना है? पंखुड़ी ने आंखें मलते हुए चौंक कर कहा, अरे मम्मी, मुझे तो टाइम का ही होश नहीं रहा। वर्षा जी हल्की हंसी में बोलीं, मुझे पता है,
तुझे किसी चीज का होश कहाँ रहता है? अब उठ और तैयार हो जा। वर्षा जी ने अलमारी खोली और एक बेहद खूबसूरत ब्लैक और रेड कलर की कुर्ती निकाली। उसका घेरा बहुत ही शानदार था, पहनने पर बिल्कुल दुल्हन जैसी चमक आती। वर्षा जी ने कुर्ती पंखुड़ी को थमाते हुए कहा, ये पहन ले, पहली बार अपने पति के साथ बाहर जा रही है, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। पंखुड़ी ने थोड़ी नटखट अदा में कहा, मम्मी, जो मैंने पहन रखा है वही तो अच्छा है, इसमें बदलने की क्या जरूरत है? वर्षा जी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, बस अब ज्यादा तकरार मत कर, और हाँ, वहां जाकर बच्चों की तरह पट पट मत शुरू कर देना। थोड़ी शर्म, थोड़ी नजाकत भी दिखा, आखिर अब तू उनकी दुल्हन है। पंखुड़ी ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, वाह मम्मी, मैं आपकी बेटी हूं या आदित्य आपका बेटा? हर बार तो आप उन्हीं का पक्ष लेती हो। वर्षा जी शरारती अंदाज में मुस्कुराई, अब तो वही हमारे दामाद हैं, और दामाद ही बेटों जैसे होते हैं, समझी? पंखुड़ी नाराज सी चाल में बाथरूम गई, कपड़े बदले और जैसे ही बाहर निकली, उसकी खूबसूरती देखकर वर्षा जी ने उसे सराहते हुए कहा, वाह, अब तो सच में तू चांद जैसी लग रही है। पंखुड़ी मुस्कुराई और नटखट अंदाज में बोली, कपड़े नहीं मम्मी, मैं सुंदर हूँ, कपड़े तो बस चमक बढ़ा रहे हैं। वर्षा जी ने पहले से रखे आभूषण उसकी ओर बढ़ाए, थोड़ी सी ज्वेलरी, हल्का सा काजल, होठों पर हल्की सी ब्लैक शेड की लिपस्टिक और माथे पर छोटी सी बिंदी। पंखुड़ी सचमुच किसी राजकुमारी जैसी दिखने लगी। वर्षा जी ने अपनी आंखों का काजल निकालकर उसकी गर्दन के पीछे लगाया और प्यार से बोली, किसी की नज़र न लगे मेरी बेटी को। पंखुड़ी मन ही मन बड़बड़ाई, नज़र तो बस उस डेविल की लग सकती है जो मुझे लेने आ रहा है। चेरी ब्लॉसम आदित्य का आगमन। वक्त धीरे धीरे खिसकता गया और घड़ी की सुइयां 2 पर पहुंची। अचानक घर की घंटी बजी, ट्रिंग ट्रिंग। वर्षा जी बोली, लगता है दामाद जी आ गए हैं। वो जल्दी से नीचे उतरी और दरवाज़ा खोला। सामने आदित्य रॉय खड़ा था, हमेशा की तरह आत्मविश्वास और रौब से भरा हुआ। आदित्य ने मुस्कुराते हुए झुककर वर्षा जी के पैर छुए। वर्षा जी ने आशीर्वाद दिया, जीते रहो, खुश रहो। आदित्य ने आदर से कहा, कैसी हैं माँ आप? वर्षा जी बोली, ठीक हूँ बेटा, पंखुड़ी को बुलाती हूँ। पंखुड़ी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसकी चाल में झिझक थी, चेहरे पर मासूमियत और दिल की धड़कनें तेज। आदित्य की नज़र जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखों में जुनून और चाहत साफ झलकने लगी। वो उसे बिना पलक झपकाए देखता रहा। पंखुड़ी धीरे से नीचे आई और मम्मी के साथ खड़ी हो गई। कुछ ही पलों बाद दोनों घर से बाहर निकले। आदित्य ने अपनी कार का ड्राइविंग सीट संभाला। पंखुड़ी पीछे का दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि आदित्य ने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, आगे बैठो। पंखुड़ी ने मुंह बिगाड़ते हुए सोचा, कितना खड़ूस है ये, मगर फिर बिना कुछ कहे वो जाकर आगे की सीट पर आदित्य के बगल में बैठ गई। कार स्टार्ट हुई और दोनों मॉल की ओर निकल पड़े। दोस्तों, अब असली खेल शुरू होगा। मॉल में क्या होगा जब आदित्य और पंखुड़ी आमने सामने होंगे? क्या वहां तकरार होगी या फिर कुछ नज़दीकियां? जानने के लिए बने रहिए द क्रूल बिलियनियर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। कुछ देर बाद आदित्य की कार एक बड़े से आलीशान मॉल के सामने आकर रुकी। यह कोई आम मॉल नहीं था, बल्कि पूरा मॉल आदित्य का अपना साम्राज्य था। हर कोना, हर फ्लोर उसकी शानो शौकत की पहचान था। पंखुड़ी पहली बार इतनी भव्य जगह पर आई थी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और मन ही मन सोचा, वाह, इतना सुंदर और विशाल मॉल, ये तो जैसे किसी सपनों का महल हो। यह मॉल भी आदित्य का ही था, लेकिन आदित्य को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके लिए ये सब बस बिजनेस था। चेरी ब्लॉसम एंट्री सीन। जैसे ही दोनों अंदर जाने लगे, आदित्य ने अचानक पंखुड़ी का हाथ पकड़ लिया। पंखुड़ी चौंक गई और तुरंत छुड़ाना चाहती थी, लेकिन भीड़ भाड़ में तमाशा खड़ा करना उसे ठीक नहीं लगा। वो मन ही मन बड़बड़ाई, कितना जिद्दी आदमी है, और चुपचाप उसका साथ देती रही। जैसे ही वे लहंगे वाले सेक्शन में पहुंचे, वहां दादी माँ पहले से बैठी इंतजार कर रही थीं। करीब 1 घंटा हो चुका था और दादी कुछ डिजाइन्स पहले ही चुन चुकी थीं। पंखुड़ी ने आदर से उनके चरण छुए और फिर गले लगकर बोली, कैसी है दादी माँ? दादी ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ठीक हूँ बेटा, लेकिन तुम्हें आने में इतना वक्त क्यों लगा? पंखुड़ी ने धीरे से उनके कान में कहा, दादी, आपका पोता ही गाड़ी धीरे धीरे चला रहा था। दादी हंस पड़ी और बोली, मुझे तो पक्का यकीन है कि वो तुझे निहारते हुए ही गाड़ी चला रहा था। आदित्य दोनों को देखता रहा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम दोनों बिल्कुल एक जैसी हो। फिर वो आलस से लग्जरी सोफे पर बैठ गया और मोबाइल में बिजी हो गया। शॉपिंग में उसका जरा भी मन नहीं था। थोड़ी देर बाद दादी ने कहा, मैंने कुछ रिश्तेदारों को घर बुलाया है, मुझे निकलना होगा, तुम दोनों आराम से शॉपिंग करो।
जाते जाते उन्होंने पंखुड़ी से मजाक करते हुए कहा, अब पूरी जिंदगी तुम्हें इसी के साथ गुजारनी है, तो प्रैक्टिस आज से शुरू कर दो। पंखुड़ी शर्मा गई और नजरें झुका लीं। दादी जाते जाते हंसती हुई नजर आईं। चेरी ब्लॉसम, पंखुड़ी और गाउन। उसी समय आदित्य को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आया और वो थोड़ा दूर चला गया। पंखुड़ी अब कपड़ों में व्यस्त हो गई। अचानक उसकी नज़र एक खूबसूरत गाउन पर पड़ी। क्रीम और नीले रंग का शेड, जैसे बादलों में चमकता चांद हो। हल्का ग्लिटर, बेहद एलिगेंट और ड्रीमी। पंखुड़ी की आंखों में चमक आ गई। ये गाउन तो सगाई के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें तो मैं सच में परी जैसी लगूंगी। वो तुरंत सेल्सगर्ल के पास गई और बोली, ये गाउन मुझे चाहिए, इसे पैक कर दीजिए। उसी समय पीछे से एक स्टाइलिश लड़की आ गई। उसका नाम था करिश्मा सिन्हा। डिज़ाइनर ड्रेस, हाई हील्स, एटीट्यूड से भरा चाल ढाल, मानो पूरा मॉल उसी का हो। उसने गाउन की ओर इशारा करते हुए कहा, नहीं, ये गाउन मैं लूंगी, मैंने पहले पसंद किया है। पंखुड़ी ने शांत स्वर में कहा, लेकिन मैंने अभी अटेंडेंट से कहा है। करिश्मा ने घमंडी अंदाज में कहा, ओह प्लीज़, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां ये ड्रेस अफोर्ड भी नहीं कर सकती। तुम्हारी औकात बस सस्ते कपड़ों तक है। सेल्स गर्ल, जो नई नई ज्वाइन हुई थी, वह भी करिश्मा की चमक दमक देखकर उसकी तरफदारी करने लगी। पंखुड़ी को गुस्सा आया और उसने सख्ती से कहा, देखिए, आपका काम है कस्टमर की रिस्पेक्ट करना, न कि उन्हें नीचा दिखाना। और जहां तक औकात की बात है, उसे दिखाने की मुझे ज़रूरत नहीं। करिश्मा ठहाका लगाते हुए बोली, अरे वाह, इतनी हिम्मत। करिश्मा सिन्हा से उल्टा जवाब, लगता है तुम जानती नहीं मैं कौन हूं। इतना कहकर उसने पंखुड़ी का हाथ झटक दिया और जोर से धक्का दिया। पंखुड़ी लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। उसके हाथ में चोट आ गई और आंखों में आंसू भर आए। जैसे ही पंखुड़ी ने नीचे देखा, उसके सामने किसी के शूज दिखाई दिए। धीरे धीरे उसने नज़र ऊपर उठाई और पाया कि उसके सामने आदित्य खड़ा था। चेहरे पर गुस्से की झलक और आंखों में आग। आदित्य ने पंखुड़ी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, उठो पंखुड़ी। उसके लहजे में इतना अपनापन और हुक्म दोनों थे कि पंखुड़ी की पलकों से आंसू छलक गए। वो कांपते हाथों से उसका सहारा लेकर खड़ी हुई। पूरा माहौल जैसे थम गया था। अब सबकी नज़रें आदित्य पर थीं और करिश्मा पर भी। आगे क्या होगा? क्या आदित्य करिश्मा को उसकी औकात तभी दिखाएगा? आदित्य की नजर उस अटेंडेंट लड़की पर पड़ी जिसने पंखुड़ी का अपमान किया था। उसकी हालत कांपते हुए मोमबत्ती जैसी हो गई, क्योंकि उसने पहचान लिया था, ये कोई आम इंसान नहीं, बल्कि आदित्य रॉय है। कोई आम इंसान नहीं, बल्कि आदित्य रॉय है। पूरे शहर में, पूरे बिजनेस वर्ल्ड में आदित्य का नाम सुनते ही लोग खामोश हो जाते थे। और ये लड़की, जो अभी अभी पंखुड़ी को नीचा दिखा रही थी, समझ चुकी थी कि उसने किससे पंगा लिया है। तभी भागते भागते मॉल का मैनेजर वहां आया। उसने आदित्य के सामने झुकते हुए कहा, सॉरी सर, आपको बताया क्यों नहीं गया कि आप आए हैं? अगर मुझे पता होता तो मैं पूरा मॉल आपके लिए खाली करवा देता। ये सुनते ही अटेंडेंट लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब उसे समझ आया कि जिसके सामने वो खड़ी है, वो इस पूरे मॉल का मालिक है। आदित्य ने ठंडी लेकिन आग से भरी आवाज में कहा, तो तुम्हारी औकात इतनी है कि तुम मेरी पंखुड़ी को इस मॉल से निकालोगी? उसकी आवाज में ऐसी गरज थी कि पूरा स्टाफ सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मैनेजर पसीने पसीने होकर बोला, सर, ये नई ज्वाइन हुई है, इसे समझ नहीं थी, मैं इसकी तरफ से माफी मांगता हूं। आदित्य ने घूरकर उसकी ओर देखा, पहली बार छोड़ रहा हूं, लेकिन अगली बार अगर इस मॉल में एक भी बदतमीज स्टाफ पाया गया, तो याद रखना, मैं तुम्हारा नाम बिजनेस वर्ल्ड से ऐसे मिटाऊंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। अटेंडेंट लड़की रोते हुए बोली, सॉरी सर, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपकी मैडम है। आदित्य ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, इसलिए मैं नीचे लोगों से बात नहीं करता। अब यहां से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें इस शहर से भी गायब कर दूंगा, समझी? वो लड़की सिर झुकाए, पछताते हुए, अपने आंसू पोंछते भाग निकली। चेरी ब्लॉसम, करिश्मा की बर्बादी। करिश्मा अब तक चुपचाप खड़ी थी, लेकिन आदित्य ने उसकी तरफ देखा और व्यंग्य से हंसा। अच्छा तुम हो करिश्मा सिन्हा। तुम्हारे पापा कई दिनों से मुझसे मीटिंग की कोशिश कर रहे थे। अब जाकर उन्हें कह देना कि वो सपना देखना छोड़ दें, क्योंकि अब वो मुझे जिंदगी में कभी भी नहीं देख पाएंगे। उनकी सारी डील्स, उनके सारे कॉन्ट्रैक्ट यहीं खत्म। करिश्मा का चेहरा उड़ गया। वो समझ गई कि उसके एक गलत कदम ने उसके पापा का पूरा बिजनेस डुबो दिया है। आंखों में शर्म और पछतावे के साथ वो वहां। सबकी नजरें अब आदित्य और पंखुड़ी पर थीं। पंखुड़ी अभी भी हल्का सा कांप रही थी। उसके हाथ में चोट लगी थी,
लेकिन उससे ज्यादा दर्द उसे उस अपमान का था जो अभी अभी झेलना पड़ा। आदित्य ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे पास खींचते हुए बोला, पंखुड़ी, अब तुम मेरी हो। दुनिया का कोई इंसान तुम्हें छू भी नहीं सकता, तुम्हें रुला भी नहीं सकता। जो तुम्हें तकलीफ देगा उसका अंजाम यही होगा जो आज इन लोगों का हुआ है। उसकी आवाज में वादा भी था और जुनून भी। पंखुड़ी उसके आंख में झांक रहे थे और फिर पहली बार उसे महसूस हुआ कि यह आदमी चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, लेकिन उसके लिए उसका प्यार पागलपन से भी बढ़कर है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। अब सवाल ये है, क्या पंखुड़ी इस जुनूनी आदित्य के प्यार को स्वीकार करेगी, या उसका डर और मासूमियत उसे आदित्य से और दूर कर देगी? जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। चैप्टर 29, अकड़ बनाम मासूमियत। गाड़ी में गहरी खामोशी पसरी हुई थी। आदित्य बार बार पंखुड़ी की ओर देखता, पर वो खिड़की से बाहर नजरें गड़ाए बैठी रही। उसकी चुप्पी आदित्य के सीने में तीर की तरह चुभ रही थी। आखिरकार आदित्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने अचानक गाड़ी रोक दी और झटके से पंखुड़ी की थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर घुमा लिया। उसकी आंखों में लाल आंधी थी। वो गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आदित्य रॉय को इग्नोर करने की? नाराजगी ठीक है, पर मुझे नजरअंदाज करना मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं नफरत करता हूं इग्नोर किए जाने से। पंखुड़ी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अब भी मॉल का अपमान याद था। आदित्य का ये कठोर व्यवहार उसकी चोट पर नमक छिड़कने जैसा था। उसने झटके से आदित्य का हाथ हटाया, लेकिन उस दौरान उसका सिर डैशबोर्ड से हल्का सा टकरा गया और उसके होठों से दर्द भरी चीख निकल गई। आदित्य का चेहरा पल भर को सख्त से नरम पड़ा। वो कुछ कहने ही वाला था कि पंखुड़ी गुस्से से कार का दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। उसका घर पास ही था। वो दौड़ते हुए अंदर चली गई, आंसुओं को रोकते हुए। घर पहुंची तो देखा, माँ वर्षा जी किचन में थी। पंखुड़ी चाहती तो उन्हें सब बता सकती थी, पर उसने सब कुछ दिल में दबा लिया। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, हाँ माँ, शॉपिंग हो गई, ड्रेस का पेमेंट भी हो चुका है। 1.5 घंटे में पार्सल आ जाएगा, आप रिसीव कर लीजिएगा। मैं बहुत थक गई हूँ, थोड़ा आराम करोगी? वर्षा जी ने कुछ कहना चाहा, पर उनकी बेटी की थकी और लाल आंखें देख वे चुप हो गईं। पंखुड़ी दौड़ते हुए अपने कमरे में चली गई और बिस्तर पर गिरते ही चादर ओढ़ ली। कुछ देर बाद पार्सल आया। वर्षा जी ने उसे रिसीव किया और धीरे से पंखुड़ी के कमरे में रख दिया। उन्होंने देखा कि उनकी बेटी सो चुकी है। उसके चेहरे पर थकान और हल्की बेचैनी साफ झलक रही थी। वर्षा जी पास बैठी, धीरे से उसके गाल पर हाथ फेरा और आंखों में नमी भर आए। मन ही मन सोचने लगी, अभी तो ये गुड़िया सी मेरी गोद में खेलती थी, और अब शादी की विदाई का समय आ गया। क्या इतना जल्दी बड़ा हो जाता है इंसान? उन्होंने लंबी सांस ली, पंखुड़ी को प्यार से धक दिया और कमरे से बाहर चली गई। उधर कार में बैठा आदित्य गुस्से में स्टीयरिंग व्हील पकड़कर कस रहा था। उसकी सांसें भारी थीं। मैं इतना गुस्सा क्यों कर बैठता हूं? उसकी आंखों में आंसू देखना क्यों मुझे तोड़ देता है? उसके दिल में अपराध बोध था, पर उसका अहम और अकड़ उसे रोक रहे थे। वो मानना चाहता था कि वो पंखुड़ी से बेहद प्यार करता है, पर यह जताना उसके लिए आसान नहीं था। गाड़ी तेज रफ्तार से आगे बढ़ी, पर उसके दिल के तूफान की कोई मंजिल नहीं थी। अगला दिन, दूसरी ओर, शहर के सबसे आलीशान बिजनेस टावर की टॉप फ्लोर पर आदित्य रॉय अपने बड़े से लग्जरी ऑफिस में बैठा था। कांच की दीवारों से पूरी रात चमकते लखनऊ शहर की रोशनियां दिख रही थीं, पर उसके दिल में अंधेरा था। वो काम में डूबने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जब भी वो पेन रोकता, उसके दिमाग में सिर्फ पंखुड़ी का चेहरा आता। उसकी नम आंखें, उसका चुप रहना, उसका भाग जाना, सब आदित्य को बेचैन कर रहा था। क्यों बार बार उसका चेहरा सामने आ जाता है? क्यों मैं उसके आंसुओं से टूट जाता हूं? वो मन ही मन सोचते हुए फिर से फाइलों में घुस गया। तभी दरवाजा नॉक नॉक की आवाज आए। आदित्य ने कहा, कमिंग। उसका राइट हैंड और असिस्टेंट राहुल अंदर आया। राहुल गंभीर स्वर में बोला, सर, एक बड़ी प्रॉब्लम है। दिल्ली का एक नामी गुंडा साकेत लखनऊ में आ चुका है। वो यहाँ अपना नेटवर्क फैलाना चाहता है। वैध बिजनेस की आड़ में वो हर अवैध काम करता है, स्मगलिंग, डील्स और लोगों को ब्लैकमेल करना। सर, अब वो हमारे बिजनेस को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आदित्य ने लंबी सांस ली। उसकी आंखें और सख्त हो गईं। वह धीरे धीरे अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर शहर की रोशनी देखने लगा। तो अब खेल शुरू होता है, उसने गहरी आवाज में कहा। राहुल, अगले आधे घंटे में मुझे इस साकेत के बारे में सारी जानकारी चाहिए।
उसका हर अड्डा, हर आदत, हर कमजोरी, सुबह होने से पहले उसका हिसाब तय करना होगा। कोई मेरी राह रोकने की हिम्मत नहीं कर सकता। राहुल ने सिर झुकाकर हामी भरी। जी सर। राहुल के जाते ही आदित्य ने अपनी आंखें बंद की। उसके दिमाग में पंखुड़ी की सूरत और साकेत का नाम दोनों गूंज रहे थे। क्या आदित्य सिर्फ एक ठंडा और अक्खड़ बिजनेसमैन था, या उसके पीछे कोई और पहचान छुपी हुई थी? एक ऐसी पहचान जिसे दुनिया नहीं जानती? अब सवाल ये है, क्या साकेत के आने से आदित्य और पंखुड़ी की जिंदगी और भी उलझ जाएगी? क्या पंखुड़ी को कभी आदित्य का असली रूप देखने को मिलेगा? वन जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के अगले अध्याय के साथ। चैप्टर 30 क्रूल बिलियनेयर का खेल और इनोसेंट गर्ल का दर्द। पिछले अध्याय में आदित्य ने यह ठान लिया था कि वह साकेत को उसके ही खेल में हराएगा। राहुल उसके सामने फाइल और कुछ तस्वीरें रखता है। सर, साकेत एक नंबर का कमीना है। उसकी पहली पत्नी थी, लेकिन उसके रहते ही उसने दूसरी शादी कर ली थी। फिर पहली पत्नी को मरवा दिया, दूसरी को भी मौत के घाट उतार दिया, तीसरी से उसे मोहब्बत हुई, लेकिन वह भी उसके हाथों बच नहीं पाए। पर सर, एक बात और, उसका बेटा, उसे अपने बेटे से जान से भी ज्यादा मोहब्बत है। हालांकि वो लड़का भी बाप की तरह ही बिगड़ा हुआ है। दिन रात शराब, ड्रग्स और लड़कियों में डूबा रहता है। अभी भी वो हमारे ही रॉयज नाइट क्लब में मौज कर रहा है। आदित्य ने अपनी आंखों में हल्की सी चमक के साथ राहुल की ओर देखा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। तो फिर शिकार खुद चलकर जाल में आया है। राहुल, मेरे लोगों को भेजो। आज रात वो लड़का हमारे डार्क विला में होना चाहिए। याद रहे, कोई शोर नहीं होना चाहिए। राहुल तुरंत सिर झुकाकर बोला, जी सर, और वो फौरन बाहर चला गया। आदित्य अपनी विस्की का गिलास उठाकर खिड़की से बाहर शहर की रोशनी देखने लगा। साकेत, अब तेरा खेल खत्म। दूसरी तरफ घर का माहौल बिल्कुल अलग था। शाम के 8 बज रहे थे। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठा थे। पंखुड़ी की माँ वर्षा जी, पंखुड़ी के पापा, पर सब देख रहे थे कि पंखुड़ी आज असामान्य रूप से चुप थी। उसके पापा ने धीरे से वर्षा जी से कहा, क्या तुम्हें अंदाजा है हमारी बेटी का मूड इतना खराब क्यों है? वर्षा जी ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इतने में सीढ़ियों से धीरे धीरे पंखुड़ी नीचे उतर रही थी। उसके माथे पर छोटा सा बैंडेज बंधा हुआ था। जैसे ही उसके पापा ने देखा, उनका दिल दहल गया। ये कैसे हुआ बेटा? वे घबरा गए। पंखुड़ी हल्की मुस्कान लाई और बोली, कुछ नहीं पापा, बस हल्की सी टक्कर हो गई थी। मैं ही ध्यान से नहीं चल रही थी। वर्षा जी तुरंत टोका मारते हुए बोली, इतनी बड़ी हो गई और अब भी चलते हुए ध्यान नहीं रख सकती? हमेशा ना समझी, उससे पहले की और डांटती। पापा ने झुंझलाकर कहा, बस भी करो, चोट लगी है उसे, डांटने की जरूरत नहीं है। पंखुड़ी चुपचाप पास आई और पापा की गोद में सिर रख दिया। उसकी आंखें हल्की सी बंद हो गईं। धीरे से बोली, पापा, आज मुझे आपके हाथों से खाना है। उसकी मासूमियत और दर्द देखकर पापा का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत वर्षा जी से कहा, जाओ, जरा खाना ले आओ। वर्षा जी प्लेट में गरम गरम खाना लेकर आईं। फिर पंखुड़ी के पापा ने बड़े प्यार से, स्नेह से एक एक निवाला अपनी बेटी को खिलाना शुरू किया। हर निवाले में उनकी दुआ और आशीर्वाद शामिल था। पंखुड़ी चुपचाप खाती रही। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी राहत। माँ बाप का ये स्नेह उसकी टूटती हुई हिम्मत को फिर से जोड़ रहा था। पूरा खाना खाने के बाद उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे से कहा, अब अच्छा लग रहा है पापा। पापा की आंखें भीग गईं। उन्होंने उसके माथे को चूमा और बोला, मेरी गुड़िया, चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, मेरे लिए तू हमेशा वही छोटी सी बच्ची रहेगी। एक तरफ आदित्य रॉय अपनी दुनिया के सबसे खतरनाक खेल की तैयारी कर रहा था, साकेत को गिराने की, और दूसरी तरफ पंखुड़ी अपने परिवार के प्यार में थोड़ी सी शांति ढूंढ रही थी, मानो यह उसका आखिरी सुरक्षित कोना हो। पर क्या वह जानती थी कि बाहर उसके लिए तूफान और भी बड़ा आने वाला है? एक सीन दिखाया जाता है। एक विशाल सा कमरा, जिसके पर्दे बेतरतीब से लटक रहे थे। फर्श पर शीशे के टुकड़े, टूटे हुए फूलदान और बिखरे हुए कपड़े, ऐसे लगे जैसे कमरे में भूकंप आया हो। कमरे के बीचों बीच बैठी थी तनिष्का राठौर, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल और चेहरे पर ऐसी सनक जैसे होश पूरी तरह छिन चुके हों। वह अपने हाथों से अपने बाल नोचती और दीवार पर सिर पटकते हुए पागलों की तरह चिल्ला रही थी, नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। आदित्य सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। अगर वो मेरा नहीं हुआ तो मैं उसे किसी और का भी नहीं होने दूंगी। सुन रही हो भगवान, मैं उसे किसी का नहीं होने दूंगी। उसकी आवाज पूरे महल में गूंज रही थी। बाहर खड़ा उसका बूढ़ा पिता वीरेंद्र राठौर दरवाजे पर घबराकर दस्तक दे रहा था। तनिष्का, दरवाजा खोलो बेटी,
क्या कर रही हो? खुद को क्यों तकलीफ दे रही हो? भीतर से पागलपन भरी हंसी सुनाई देती। एक नौकर तुरंत चाबी लाकर देता है और जैसे ही ताला खुलता है, दृश्य देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तनिष्का फर्श पर बैठी थी। उसके माथे से खून की बूंदें बह रही थीं। दोनों हाथों पर चोट के निशान थे और वो हंसते हंसते अचानक रोने लगती है। वो अपने पिता की तरफ देखते हुए कराहती है, पापा, आदित्य मुझसे शादी क्यों नहीं करता? कितने सालों से मैं सिर्फ उसी के बारे में सोचती रही हूँ। उसने मुझे देखा तक नहीं। क्या मेरी मोहब्बत किसी कीमत की नहीं है? बताइए पापा, मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी? मैं तो मर जाऊंगी। वीरेंद्र राठौर उसकी हालत देखकर कांप जाते हैं। वो अपनी बेटी को सीने से लगाते हैं और शांत करने की कोशिश करते हैं। नहीं, नहीं बेटी, तुम कुछ मत सोचो। तुम्हें जो चाहिए वही होगा। मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम्हें आदित्य चाहिए तो वो तुम्हारा होगा। तुम्हारे पापा जिंदा हैं अभी। लेकिन तनिष्का की आंखों में अब प्यार नहीं, पागलपन झलक रहा था। वो अपने पिता की बाहें झटकते हुए जोर से हंस पड़ी। नहीं पापा, अब सिर्फ एक रास्ता है। या तो आदित्य मेरा होगा या फिर वो किसी का भी नहीं होगा। मैं कसम खाती हूँ, अगर उसे मैंने नहीं पाया तो मैं उसकी जिंदगी ही बर्बाद कर दूंगी। समझे पापा? बर्बाद कर दूंगी। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजती है और उसके पिता डर और बेबसी के बीच चुप हो जाते हैं। क्या तनिष्का का ये सनकपन आदित्य और पंखुड़ी की जिंदगी में तूफान लाएगा? क्या उसकी जुनूनी मोहब्बत सच में पंखुड़ी की मासूमियत को निगल जाएगी? जानने के लिए जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका सपोर्ट ही मुझे अगला चैप्टर लिखने की सबसे बड़ी प्रेरणा देता है। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक जुड़े रहिए द क्रूल बिलियनेयर लव इनोसेंट गर्ल के साथ। धड़कनों की गूंज है, आंखों में एक नूर है। रास्ते मिल जाए जब तू मेरे दूर है। जब तेरी यादों से तन्हा मेरी रात हो, सांस रुक जाए तो पीछे से तुम्हें पुकारूं। खुद को बहकाऊं, नैन बिछाऊं, मेरे तो दिन छोटे पड़ गए। प्यार में